बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए घमासान शुरू हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया भी 10 तारीख से शुरू हो चुकी है। अब सीटों का बंटवारा का जो मामला अटका हुआ था उसमें भी एनडीए में वो समस्या भी हल हो चुकी है। आपको बता दें कि कल एनडीए ने अपने 243 सीटों को जो बांटने का काम था वो उन्होंने पूरा कर लिया है और 243 सीटों में जो तय हुआ है वो ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, दोनों 101 यानी दोनों बराबर, दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। ये संख्या हो जाती है 202। अब बची 41 सीटें और इन 41 सीटों में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट को 29 सीटें एनडीए ने दी है, जबकि जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं और वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के उनको भी 6 सीटें दी हैं। यानी कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें और चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें अलॉट की गई हैं। इस तरह 243 का आंकड़ा एनडीए ने पूरा कर लिया है। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार करते हैं। आपको याद होगा कि लगभग 3-4 दिन पहले तक चिराग पासवान की तरफ से 50 से 70 सीटें मांगी जा रही थी, लेकिन उनको 29 सीट देकर एनडीए संतुष्ट करवा दिया गया है। वहीं जीतन राम मांझी भी लगभग 48 घंटों से नाराज चल रहे थे और वो भी कम से कम 20 सीटें मांग रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ 6 सीटें ही मिली है। उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें। दोनों जो राजनीतिक दल है दोनों संतुष्ट हैं। आइए सुनते हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार करते हैं। पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है। हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। सीट शेयरिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई हमको ये नहीं है और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार में और भारत में अच्छा काम हो रहा है, तो कामों को देखते हुए किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो हमारी तरफ से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम तो चाहेंगे कि जो भी मिला है हम एनडीए को मजबूती के लिए काम करेंगे। अब आइए सुनते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम के नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत हो नहीं चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि कितनी सीट हम चाहते हैं, हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि पिछले लगभग 1 सप्ताह से रस्साकसी चली जा रही थी, लेकिन इंडिया ने एक फार्मूला बनाया था कि जो भी सीट चाहते हैं उसमें उम्मीदवार का नाम जरूर दें। सभी पार्टी के लोगों ने, कोई 20 मांग रहा था, कोई 30 मांग रहा था, सबने अपने उम्मीदवार के नाम, सीट सहित के वो अपने उम्मीदवार को किस सीट से लड़ाना चाहते हैं। और उसके बाद इंडिया के जो खास लोग हैं जिनको तय करना था, सब बैठे आपस में और उन्होंने ये तय किया। खासतौर पर उन्होंने ये देखा जिस सीट की बात कर रहे थे वहां का सामाजिक समीकरण क्या होगा, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। विपक्ष का उम्मीदवार वहां कौन लड़ सकता है, उसके
मुकाबले हमारा उम्मीदवार कैसा रहेगा, ये सब सोच करके निर्णय लिया गया है। बहरहाल एनडीए ने तो अपनी हिस्से की जिम्मेदारी को पूरा कर लिया और अब बारी है इंडिया गठबंधन की, और ये उम्मीद की जा रही है कि आज या कल में उनके प्रत्याशियों के भी नाम सामने आ जाएंगे, उनका गठबंधन भी हो जाएगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि आज ही दिल्ली में IRCTC के मामले में कोर्ट ने चार्ज लगाया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी वो भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्ज लगा दिया। चार्ज में पूछा गया कि क्या आपको आरोप स्वीकार है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने आरोप से साफ इनकार किया और ये कहा कि हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इस IRCTC का मामला था जिसमें नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोप लगे हुए हैं लालू यादव परिवार पर। इसका जो ट्रायल है वो इसी महीने 27 या 28 तारीख से शुरू हो रहा है और 6 नवंबर को मतदान का पहला चरण होना है, 11 नवंबर को मतदान का दूसरा चरण होना है। तो इस संदर्भ में जबकि चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, चुनाव प्रचार तो चलता ही रहेगा और ऐसे समय में निसंदेह ट्रायल शुरू हो गया है कोर्ट का, तो कहीं न कहीं लालू यादव परिवार या खासतौर पर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो इन मुश्किलों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव पर महागठबंधन के बड़े घटक के रूप में उनको देखा जा रहा है। तो एक तरफ उनको कोर्ट की लड़ाई भी लड़नी है IRCTC मामले में और दूसरी तरफ उनको चुनाव भी लड़ना विधानसभा का, इसलिए उनके पास वर्कलोड बढ़ गया और इस वर्कलोड को वो कैसे कम करते हैं ये देखने वाली बात है। ये भी देखना है कि महागठबंधन की तरफ से सीटों के बंटवारा का जो फैसला है कितनी जल्दी पूरा हो सकता है और उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको कितनी कितनी सीट मिलती है। IRCTC का जो मामला आज दिल्ली कोर्ट में शुरू हुआ है जिसमें आज चार्ज लगाया गया है, उस संदर्भ में जब तेजस्वी यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि चुनाव चूंकि सामने है तो इस किस्म की घटनाएं तो होनी थी, लेकिन हम न्याय के खिलाफ लड़ेंगे। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने दिल्ली में, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव सर अभी तक है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे, हार्वर्ड NCR से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। एक बार फिर सवाल आता है, प्रशांत किशोर की पार्टी की भूमिका क्या होगी और बिहार की जनता प्रशांत किशोर को कितना तवज्जो देती है? क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई गठबंधन हो पाएगा? इस समय बिहार में सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है वो है प्रशांत किशोर का। सबके मन में जिज्ञासा आई है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जबरदस्त धमाकेदार शुरुआत की थी, क्या बिहार में प्रशांत किशोर के लिए वैसी संभावनाएं हैं? इस सवाल पर सभी की निगाहें हैं। आप भी बने रहिए इस सवाल पर और देखते रहिए न्यूज T20। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। बिहार चुनाव संबंधित हमारी खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।